Hello everyone. Today we will learn what is research. The lectures are taken from the book Research Methods in Clinical Psychology. It's an introduction for students and practitioners. Its third edition is now available. It is written by Chris Barker, Nancy Pistring and Robert Elliott. So research tells a story. वो कैसे? Let's read. Ideally, it resembles a detective story which begins with a mystery and ends with its resolution. Researchers have a problem that they want to investigate. The story will reach its happy ending if they find a solution to that problem. In practice, however, things are not quite that simple and the actual picture is closer to an adventure story with many unexpected twists and turns. Often the resolution of a research project is uncertain. It doesn't answer your initial research question, rather it tells you that you were asking the wrong question in the first place, or that the way that you went about answering it was misconceived. Then you struggle with discouragement and frustration. Perhaps you come out of it feeling lucky to have survived the thing with your health and relationships mostly intact. अब यहाँ पर क्या बता रही हैं कि रिसर्च जो है वो एक स्टोरी होती है, एक डिटेक्टिव स्टोरी होती है जिसकी बिगनिंग जो होती है वो बिल्कुल एक कुछ मिस्ट्री की तरह होती है और इसका एंड जो होता है वो एक रेजोल्यूशन टाइप होता है। लेकिन रिसर्चर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनको इसे इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है और ये अपनी हैप्पी एंडिंग तक तब पहुंचती है अगर हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये इस कदर सिंपल नहीं होता जितना अभी हमने देखा। एक्चुअल पिक्चर जो होती है इसकी बिल्कुल एक एडवेंचरर स्टोरी की तरह होती है जिसमें बहुत से अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। समटाइम्स हमने स्केल सेलेक्ट कर लिया, वेरिएबल सेलेक्ट कर लिए, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो फिर क्या होता है हमें दोबारा से जाके मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है अपना, या तो टॉपिक चेंज करना पड़ता है या फिर वेरिएबल्स चेंज करने पड़ते हैं या फिर स्केल चेंज करने पड़ जाते हैं। समटाइम्स हम टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं रिसर्च के लिए, वेरिएबल सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें उस पर लिटरेचर नहीं मिलता। तो इस तरह के बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। तो ये जो रेजोल्यूशन होता है ये समटाइम्स बड़ा अनसर्टेन सा होता है और हमें हमारा जो इनिशियल रिसर्च क्वेश्चन जो हमारे जहन में चल रहा होता है जिस पे हम रिसर्च करना चाहते हैं हमें उसके आंसर्स नहीं मिल पाते, या फिर हमें ये पता लगता है कि हमने तो क्वेश्चन ही गलत पूछा है। फॉर एग्जांपल हम चेक करने जा रहे हैं कोई डिसऑर्डर, वो भी नॉर्मल पेशेंट के अंदर, तो डेफिनेटली क्वेश्चन तो रॉन्ग हो गया ना। हम नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमारे इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि या फिर हम अगर आंसर कर रहे हैं तो वो कुछ मिसकंसीव्ड होते हैं, मतलब प्रॉपर हम आंसर कर नहीं पाते उस तरह के क्वेश्चंस को। तो फिर हमें क्या करते हैं बहुत सारे टर्न्स भी लेने पड़ते हैं ताकि हम अपनी रिसर्च को बेहतर तरीके से कर सकें और जो भी हमने प्रॉब्लम फाइंड आउट किया है, जो क्वेश्चन लिखा है, उसका सलूशन फाइंड आउट कर सकें। इस सारी स्ट्रगल में हम थोड़े डिस्करेज भी होते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि यार ये क्या है, ये क्यों नहीं हो रहा, या फेडअप हो जाते हैं रिसर्च करते करते। लेकिन फिर भी जब आप एंड तक पहुंचते हैं इन सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ तो आपको बहुत ही कुछ अच्छी फीलिंग्स आती हैं दैट फाइनली यू हैव सर्वाइव्ड। So, if you enjoy research and are determined to make a contribution, you organize a sequel in which you try out a better question with a better design study, and so it goes on. Another way of putting it is that there are stories within stories, or a continuing series of stories. Each individual research project tells one story. The series of projects conducted by a researcher or a research team forms a larger story, and the development of the whole research area a yet larger story. And this progression continues up to the level of the history of science and ideas over the centuries. यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि अगर हम रिसर्च को एंजॉय करें और उससे फ्रस्ट्रेट ना हो, फेडअप ना हो, उसे कुछ अनोखी चीज़ ना समझें, उसको चैलेंज समझ के करें तो हम रिसर्च को बहुत एंजॉय करते हैं।
इससे क्या होता है कि हमें अब ये सोच लें कि हमें अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस डालनी है एक रिसर्च के अंदर, और हमें एक सीक्वल मतलब एक रिकॉर्डेड वर्क बनाना है, बहुत अच्छा वर्क करना है, जिसमें हमें बहुत अच्छी कोशिश करनी है कि हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छा हो, और हमें उस स्टडी को प्रॉपरली डिज़ाइन करना चाहिए दैट फ्रॉम द क्वेश्चन टू द रिजल्ट्स हमें किस तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज करना है। तो रिसर्च स्टार्ट करने से पहले हमें इन सारे स्टेप्स को एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए कि हम इसको किस किस तरह से करेंगे, ताकि एट द एंड हमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ ना जाना पड़े। अब यहाँ पर रिसर्चेस क्या होती हैं, इसमें हम एक स्टोरी के अंदर से एक और स्टोरी निकाल लेते हैं। इसी तरह से हमें एक सीरीज़ मिल जाती है स्टोरीज़ की। जब हम साइकोलॉजी की या किसी भी सब्जेक्ट की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो आप देखेंगे कि स्टोरी से स्टोरी, पहली एक स्टोरी आती है, हिस्ट्री थेरी आती है, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, फिर नेक्स्ट थेरी आ जाती है, फिर उस पर क्रिटिसिज्म होता है, फिर उससे नेक्स्ट आ जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, एक पूरी स्टोरीज की सीरीज होती है जिसको हम एज अ हिस्ट्री याद कर रहे होते हैं। अब क्या होते हैं, ये एक रिसर्च की एक इंडिविजुअल रिसर्च प्रोजेक्ट होता है जिससे हमें एक स्टोरी पता लगती है, फिर उसके बाद उसी के अंदर से एक और स्टोरीज कंडक्ट की जाती हैं और रिसर्चेस की जाती हैं, फिर इस तरह से एक होल रिसर्च एरिया एक ही सब्जेक्ट के ऊपर हमें मिल जाता है। तो इस तरह हम हर सब्जेक्ट की अलग-अलग से जब हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो एक एक हर एरिया के ऊपर इस तरह से रिसर्चेस करके हम एक उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसर्चर्स की पढ़ रहे होते हैं और उनके आइडियाज़ चल रहे होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो ये सारी क्या होती है, वो भी रिसर्चेस के थ्रू ही वो हिस्ट्रीज हमारे सामने आती है। तो अगर हमारा वर्क भी इस कदर ज़बरदस्त होगा, प्रॉपर हमारी उसमें कंट्रीब्यूशन होगी, हम उसका थीम एक अच्छा सा डेवलप करेंगे, तो डेफिनेटली वो भी कभी हिस्ट्री का पार्ट बन सकता है। सो स्टे मोटिवेटेड। If you are doing research for the first time, then one consequence of the lack of consensus about acceptable approaches to research is that people who are doing research for the first time may experience considerable anxiety, rather like the existential anxiety that accompanies a loss of meaning. This anxiety is exacerbated because the rules are not always made explicit, which may make beginning researchers feel like Alice in Wonderland, that they are in a strange country with mysterious and arbitrary rules that are continually being changed. Researchers are constantly reminded in various ways to behave themselves properly in accordance with these scientific rules. As the Red Queen said to Alice, "Look up, speak nicely, and don't twiddle your fingers all the time." This experience can be understandably off-putting for people trying to enter the research wonderland for the first time. अब एक कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, अगर हमारे जनरल एग्रीमेंट्स जो हैं या अप्रोचेस जो हैं रिसर्च की, अगर वो प्रॉपरली हमने अडॉप्ट नहीं की, प्रॉपर वे को अडॉप्ट नहीं किया, रिसर्च क्वेश्चन अच्छे से नहीं बनाया, तो इससे क्या होगा, अगर हम फर्स्ट टाइम रिसर्च कर रहे हैं तो हमें एंग्जाइटी हो सकती है। अब इस एंग्जाइटी से क्या होगा कि हमारे जो रिसर्च करने के एक्चुअल मीनिंग्स हैं वो कहीं दूर रह जाएंगे और हम कहीं और निकल जाएंगे। तो अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जितनी भी सिचुएशंस होती हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं, बैड सिचुएशन कह लें, तो इसमें जो रूल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में आपको नहीं मिलते। हर स्टेप पे आपको हर रूल को चेक करना पड़ता है कि अगर आप ये स्टेप करोगे रिसर्च में तो आपको कौन से रूल को फॉलो करना है। तो ये सारे रूल्स आपको इन डिटेल कहीं भी नहीं मिलेंगे, ये हमें खुद फाइंड आउट करने पड़ते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से एक स्टोरी है एलिस इन वंडरलैंड। अब वो एक स्ट्रेंज कंट्री में होते हैं और वहाँ पे उनको बहुत सारी मिस्ट्रीज़ और रैंडम चॉइसेस मिलती हैं, जिनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके उनको फर्दर सर्वाइव करने के लिए उनको आगे बढ़ना होता है। बिल्कुल इसी तरह रिसर्चर्स के साथ होता है कि उन्हें इन साइंटिफिक रूल्स को फॉलो करना होता है कि उनको स्केल किस तरह से अप्लाई करना है, उसमें उनको सैम्पलिंग किस तरह से लेनी है, सैम्पलिंग मेथड कौन सा लेना है, इसके अलावा सैम्पल रिसर्च डिज़ाइन क्या होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग हर स्टेप पे उनको फाइंड आउट करनी होती है। तो अब हमें रिसर्चर्स को जो है वो कॉन्टीन्यूसली हमें उनको रिमाइंडर देना चाहिए कि हमें इन साइंटिफिक रूल्स को प्रॉपरली अडॉप्ट करना है। बिल्कुल इसी तरह जैसे रेड क्वीन जो है वो एलिस को कहती है, ऊपर देखो
means look up, speak nicely and don't twiddle your fingers all the time. कि परेशान होने से बेहतर है उसका सलूशन ढूंढें, और सलूशन ढूंढने के उनको तरीके बताए जाते हैं। उनके सुपरवाइज़र फर्स्ट टाइम जो रिसर्चर्स होते हैं उनको वो सारे तरीके बताते हैं दैट हाउ दे कैन डू द रिसर्च। अब ये जो एक्सपीरियंस होता है ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्लीजिंग भी नहीं होता, लोगों के लिए लाइकेबल भी नहीं होता, स्पेशली उनके लिए जो फर्स्ट टाइम रिसर्च वंडरलैंड में एंटर हो रहे होते हैं। Now we will talk about methodologies. At the same time, there are rules of good practice specific to each type of research. We will base our methodological pluralism on a principle of appropriate methodologies by analogy to the catchphrase appropriate technology in the economics of development. By this, we mean that the methods used should flow out of the research questions asked. Different questions lend themselves to different methods. To resume our literary analogy, like the different literary genres like mystery, romance, science fiction, and autobiography, etc., we can think of different research genres such as survey research, randomized clinical trial, systematic case studies, and in-depth qualitative interview studies. Each of these research genres has different stories to tell and different rules of good practice. अब यहाँ हमें क्या पता लग रहा है, अगर हमें एक अच्छी रिसर्च करनी है तो हर रिसर्च जो टाइप है उसके लिए हमें डिफरेंट रूल्स को भी फॉलो करना होगा। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आप एक रिसर्च करना चाह रहे हो और आपके पास दो मेथड हैं, फॉर एग्जांपल हमें अगर कुएं से पानी निकालना है तो हम उसके लिए एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे ना, खुद तो जंप नहीं करेंगे। अब उसके दो तरीके हैं कि आप उसको घुमा के, जैसे देसी गांव से हम पानी निकालते हैं कुएं से, या फिर हम इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करेंगे कुएं से पानी निकालने के लिए, तो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे ना। इसी तरह से जो हमारी डेवलप कंट्रीज़ होती हैं उसकी सोशल कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं ताकि उसकी सोशल कंडीशन को बेहतर बनाया जा सके, उसके इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव किया जा सके। तो वहाँ पे भी अब अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। नाउ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इज़ पर्सन सेंटर्ड। हर पर्सन पे डेवलप करता है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन से मेथड यूज़ करके रिसर्च करना चाहता है। और ये अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, ये बहुत वाइड रेंज में, बहुत ज़्यादा फील्ड्स में ये टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर पम्प्स आ गए हमारे पास, पावर इक्विपमेंट्स हैं, सोलर लैंप्स है, वेपन सोर्सेज हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं, प्रॉपर टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। अगर एक डॉक्टर है उसको सर्जरी करनी है तो वो उसके लिए हर सर्जरी के लिए डिफरेंट टूल्स और मेथड यूज़ करेगा। इसी तरह से एक रिसर्चर को अपने रिसर्च क्वेश्चन को प्रॉपर और एक फ्लुएंट वे में कंडक्ट करने के लिए प्रॉपर मेथड सेलेक्ट करने होते हैं। हर जो क्वेश्चन होता है रिसर्च में उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमारे पास लिटरेचर में बहुत सारी वैरायटी मौजूद है, मतलब मिस्टीरियस है, रोमांस है, साइंस फिक्शन है एंड ऑटोबायोग्राफीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा लिटरेचर मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से सोचें कि हमारी जो रिसर्च होती है इसकी भी बहुत सारी एग्ज़ाम होती हैं, जैसे लिटरेचर की बहुत सी एग्ज़ाम है, रिसर्च की भी बहुत सी एग्ज़ाम है। उसमें हमारे पास सर्वे रिसर्च है, रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल, सिस्टमेटिक केस स्टडीज़, इन डेप्थ क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़ हैं। तो ये सारे जो हैं ये हमारे रिसर्च की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिस तरह लिटरेचर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब ये जितनी भी हमारी रिसर्च की जेनर्सीज हैं ये सब हमें अलग अलग स्टोरीज़ बताती हैं, और इन अलग अलग स्टोरीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमें उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और हमें उन सब के लिए डिफरेंट रूल्स भी अडॉप्ट करने पड़ते हैं हर जेनर्सीज के लिए। Now all of us came to know that research is demanding. So in our next lecture we will try our best that we have to clarify these general principles and specific rules of good practice so that you will be in a better position to appreciate other people's research work also. We hope that this will help you feel less intimidated or frightened about the prospect of conducting your own research. Also, there is value in making the rules of research explicit so that one can challenge them more effectively and thus contribute to the debate about how psychological research should be conducted.
Research is demanding. All of us know that it does require clear and exact thought as well as perseverance and stamina. But it is also fascinating and exciting, and we hope beneficial to the public and psychologists ultimately profess to serve. अब हम सबको ये तो पता लग गया है कि रिसर्च जो है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती है, लेकिन इसके कौन से स्पेसिफिक रूल्स हैं, जनरल प्रिंसिपल्स हैं, इनको हम फर्दर क्लैरिफाई करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, ताकि आप दूसरों की रिसर्च को भी अच्छे से अप्रिशिएट कर सकें और अपनी रिसर्च भी अच्छे से कंडक्ट कर सकें। इससे क्या होगा कि अगर आप अच्छे से रिसर्च के रूल्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को समझ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खौफ महसूस नहीं होगा रिसर्च से, और इस लेक्चर से भी आई थिंक थोड़ा बहुत खौफ ख़त्म हो ही गया होगा। तो अब अगर हम अपनी रिसर्च के अच्छे से रूल्स बनाएंगे, उसके जनरल प्रिंसिपल्स को समझ लेंगे, तो हम उस रिसर्च क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसके जो रूल्स हैं उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे इन डिटेल, ताकि कोई और उसको चैलेंज करे और इस डिबेट में अपनी कंट्रीब्यूशन डाल दे। सो अब हमें रिसर्च का पता लग गया कि ये डिमांडिंग है और इसके लिए हमें बहुत क्लियर और एग्जैक्ट थॉट्स हमारी होनी चाहिए, बहुत एक्यूरेट वे में हमें शुरू से लेके एंड तक सब नज़र आ रहा हो कि हमारी रिसर्च में होने क्या वाला है। ये हमें कैसे पता लगता है? बहुत सारे लिटरेचर्स पढ़ के या बुक्स को स्टडी करके। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टेमिना भी चाहिए और कुछ इन सारे ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करके अपने कॉन्सिक्वेंसेस तक पहुंचने के लिए हमें हिम्मत भी चाहिए। So, research is very fascinating and exciting in the end. Hopefully, this will help you a lot. Soon we'll come back with the next lecture.